नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम किसी क्षेत्र में जब काम करते हैं तो उस क्षेत्र में एक हमारा ध्येय निश्चित होता है, एक गोल हमने सामने रखा होता है कि वो ध्येय या वो गोल या वो उद्दिष्ट हमें साध्य करना होता है। उसके लिए कुछ समय निकल जाता है। जब उसकी शुरुआत होती है तो कुछ संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है जब हम वो गोल अचीव कर लेते हैं, वो उद्देश्य हम साध्य कर लेते हैं। उस दिन जो एक खुशी हमारे चेहरे पे होती है, एक आनंद हमें मिलता है कि हमने जो संघर्ष किया, जो मुश्किलों का सामना किया, उसके बाद ये आज सफलता हमें हासिल हुई है। तो वो आनंद जो होता है, जो खुशी होती है, उसकी कोई गणना ही नहीं हो सकती। आज उसी तरह की खुशी हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, कल्पेश दवे जी, इनके चेहरे पे मुझे दिखाई देती है। और इसका कारण ये है कि स्टार हाउसिंग फाइनेंस, ये जो कंपनी है, जिस कंपनी के ये सीईओ हैं, इस कंपनी के माध्यम से लोन का वितरण होता है और आज लगभग 5 साल का सफर इस कंपनी का रहा है। इसमें 500 करोड़ के लोन आज तक वितरित हुए हैं और एक अच्छा रिकॉर्ड, एक ऊंची छलांग इस कंपनी ने लगाई है। तो इस मामले में ही हम कल्पेश जी से बात करेंगे कि ये जो सफलता है उन्होंने किस तरह से हासिल की, किस तरह से ये मुकाम उन्होंने हासिल किया, इसके बारे में जानेंगे। कल्पेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। नमस्कार महेश जी। सबसे पहले आपका अभिनंदन कि यानी आप तो सीईओ हैं, लेकिन आपके वरिष्ठ हैं, आपके साथ जूनियर्स की बहुत सारी बड़ी टीम है, अलग अलग शाखाएं आपकी। तो इन सभी का जो एक सभी लोगों ने जो मेहनत की है, जो इसके बारे में काम किया है, उसके वजह से आज से ये सफलता जो है हासिल हुई है। तो पहले जो खुशी हो रही है आज आप लोगों को, उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी इनवाइट करने के लिए। हाँ, 500 करोड़ जो आंकड़ा जो आपने बताया वो सही है। हमारा जो लोन बुक है वो 500 करोड़ क्रॉस हो चुका है। और ये 500 करोड़ एक नंबर है, मगर इस नंबर के पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। खास करके हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स डिफरेंट अलग अलग जोग्राफीज़ को बिलोंग करते हैं और ये सारे के सारे जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप जिसको हम कहते हैं वहाँ से बेसिकली आते हैं। तो ये मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी मिलती है कि हमने अब तक ये 500 करोड़ के द्वारा 5000 प्लस जो फैमिलीज होती हैं जो ये सेगमेंट में बिलोंग करती है, जिनको ऐसा नहीं कहता हूँ कि स्टार हाउसिंग फाइनेंस होता तो इनको नहीं होता, तो इनको लोन नहीं मिलता था, मगर जो इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का प्रयत्न किया हुआ है। और ये 5000 फैमिलीज ही एक सिंबल है हमारे अचीवमेंट का। तो बहुत खुशी होती है कि हमने एक छोटा सा रोल प्ले किया इन लोगों की लाइफ में। घर खरीदना एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है किसी भी फैमिली के पूरे जीवन काल में, और वहाँ पे जिसने भी मदद की हो उसको वो व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। तो अच्छा लगता है कि 5000 फैमिलीज हमेशा स्टार हाउसिंग फाइनेंस के साथ जुड़ी रहेगी आगे जाके। इनकी लोन ख़त्म भी हो जाएगी तो भी ये लोग हमेशा याद रखेंगे कि इनको स्टार हाउसिंग फाइनेंस ने उस समय पे सहायता की थी जब मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सहायता करने में असमर्थ थे। तो बहुत खुशी होती है महेश जी। थैंक यू। निश्चित तौर पे अभी ये जो आप बता रहे थे, इसमें जिस तरह से 5000 परिवार जो है आपसे जुड़ गए हैं, तो ये आपकी कंपनी जो है स्टार हाउसिंग फाइनेंस, एक किस तरह का काम होता है, क्योंकि हमारे श्रोता जो है वो जाने कि ये एक्चुअली काम किस तरह का होता है। जी, सो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम स्टार हाउसिंग फाइनेंस है, तो कंपनी के नाम से ही आपको पता चल गया कि हम हाउसिंग फाइनेंस देते हैं। हाउसिंग फाइनेंस का मतलब ये है कि अगर किसी को घर खरीदना है, नया घर खरीदना है, या एग्जिस्टिंग घर रीसेल में खरीदना है, या तो अपनी खुद की ज़मीन के ऊपर अगर उनको कंस्ट्रक्शन करना है, जो मेजॉरिटी भारत में खुद की ज़मीन पे ही कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अगर हम टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स या हम सेमी अर्बन और रूरल जोग्राफीज़ की तरफ जाए, वहाँ पे बेसिकली ये टाइप के हाउसिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो
इन जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे हम इन लोगों को बेसिकली फंडिंग करते हैं। हम आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है और हमारा जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है और रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई में ही है। एंड हम जो ऑपरेशंस करते हैं वो बेसिकली हमारी ब्रांचेस के द्वारा, शाखाओं के द्वारा ऑपरेशंस हमारा होता है। एंड 30+ ब्रांचेस हैं हमारी, 30+ ब्रांचेस हैं, अलग अलग राज्यों में है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमारी शाखाएं हैं, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। रिसेंटली हमने नेशनल कैपिटल रीजन जिसको एनसीआर कहते हैं वहाँ पे हमने हमारा प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया हुआ है और तमिलनाडु में है। ये सभी शाखाएं और हेड ऑफिस मिलके 275+ कर्मचारी हैं। अच्छा। जो दिन रात एक ही ध्येय में लगे रहते हैं कि ऐसे कस्टमर्स जो हमारे पास आते हैं, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, जिन्होंने लाइफ में पहली बार घर खरीदने का निर्णय किया है, वो लोगों को हम किस तरह से फाइनेंस दे सके फेयर टर्म्स पे और अच्छी तरह से उनको कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस दे सके, यही हमारा उद्देश्य रहता है। सो यही कंपनी का काम है। हम होम लोन देते हैं, हम रिटेल होम लोन देते हैं, छोटी होम लोन देते हैं। और ये जो छोटी होम लोन है इसकी एवरेज टिकट साइज 12 से 13 लाख रुपए की रहती। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो घर खरीदते हैं वो 25 से 30 लाख का आसपास का घर होता है। उसमें से 50%+ पूंजी वो लोग निवेश करते हैं और बाकी की जो ऋण जो होता है, फाइनेंस होता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारा बेसिकली काम है, होम लोन प्रोवाइड करना, और हम सिर्फ और सिर्फ होम लोन प्रोवाइड करते हैं। अभी जो आपने बताया तो उसमें एक रूरल एरिया इसका एक उल्लेख आया, तो ग्रामीण या शहरी, या तो ये इसमें से कौन से इलाके में आप काम करते हैं या दोनों जगह पे होता है? सो महेश जी, हमारी जो शाखाएं हैं ना वो बेसिकली सेमी अर्बन और रूरल ज्योग्राफी जहाँ पे मीट होती है ना, वहाँ पे हमने हमारी शाखाओं को खोला हुआ है। और वहाँ से हम जो शहरी एरियाज हैं, जिसको हम सबर्बन एरियाज है, एक्सटेंडेड सबर्ब्स कहते हैं, या Tier 2 Tier 3 टाउन्स, अपकमिंग टाउन्स कहते हैं, वहाँ पे भी हम हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एट द सेम टाइम हम बेसिकली रूरल एरियाज जो ज्वाइन किए हुए हैं और जो बहुत जल्दी शहरों में तब्दील हो जाएंगे, छोटे छोटे शहरों में, वहाँ पे बेसिकली हमारा काम होता है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मुंबई से थोड़ा आगे ही अगर मैं बात करूं तो महड़ करके एक जगह है जो शहरी विस्तार में भी आता है और थोड़ा बहुत ग्रामीण विस्तार में भी आता है। तो वहाँ पे बेसिकली वैसी वैसी जगहों में हमारी शाखाएं हैं। अभी हमको ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि आज अभी आपने जो लोन बुक है वो 500 करोड़ का क्रॉस किया है जी। लेकिन जब शुरुआत हुई होगी तब क्या स्थिति थी, किस तरह से अभी, क्योंकि जब हम सफलता हासिल करते तो पीछे मुड़ के थोड़ा देखते कि कहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ, तो तब उसके बारे में क्या कहेंगे? तो महेश जी, ये एक जर्नी है और ये जर्नी का एक फेज पूरा हुआ है। अब उसका सेकेंड फेज शुरू होगा, बट जो फाउंडेशन होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। लोगों को इमारत दिखती है, फाउंडेशन नहीं दिखता है। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वही बेसिकली पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहा है कंपनी का। हमने जब शुरुआत की तभी ये कंपनी उदयपुर में हेड ऑफिस थी इसकी। अच्छा। इसको हम मुंबई में लेके आए। एक ध्येय लेके रखे हुए थे कि हम सिर्फ और सिर्फ लो टिकट हाउसिंग करेंगे, हाउसिंग लोन्स करेंगे। प्रलोभन बहुत होते हैं हाउसिंग फाइनेंस में कि हम बड़ी टिकट करें, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की लोन करें, उसमें फटाफट काम हो जाएगा। मगर अगर आप 1 करोड़ को ही अगर आप 10-10 लाख में डिवाइड करते तो वहाँ पे आपको 1 कस्टमर को सर्व करना पड़ता है, यहाँ पे 10 कस्टमर्स को सर्व करना पड़ता है। तो एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, इसमें आपको पैशन होना चाहिए ये चीज़ में काम करने के लिए। और अच्छा तब लगता है जब यही लोग आपको उनके गृह प्रवेश में आपको जब इनवाइट करते हैं। तो हमारे ब्रांच मैनेजर्स ये सभी कस्टमर्स के टच में है, 1-on-1 टच में है, अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देने का प्रयत्न करते हैं। और ये हमने शुरुआत से हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम उनको अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देंगे। तो ये हमने डिसाइड करके रखा हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बोला, लो टिकट हम करेंगे, मतलब छोटे छोटे लोन्स ही करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप सेगमेंट जो सरकार ने भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उन्हीं लोगों को बेसिकली फोकस करके रखेंगे। और कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि आज तक हमने अभी तक उसी फिलॉसफी को कायम रखा हुआ है। बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को यहाँ तक लेके आने में अहम भूमिका निभाई हुई है।
और उन सभी लोगों का आशीर्वाद रहा है, सपोर्ट रहा है इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और ख़ास करके मैं आपको बात करूं तो हम बेसिकली लिस्टेड कंपनी है, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड पे लिस्टेड है। तो हमारे आज के डेट में हमारे पास 7,500 से 8,000 शेयर होल्डर्स भी हैं। अच्छा। तो 7,500-8,000 शेयर होल्डर्स का आशीर्वाद भी है। उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करके अपनी पूंजी को कंपनी में लगाया। और अच्छा लगता है कि हम कंपनी को तो ग्रो कर पाए, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे प्रॉफिट बनता है, और जैसे जैसे प्रॉफिट बनता है वैसे इन शेयर धारकों का भी वेल्थ क्रिएट होता है। तो उनका भी बहुत अहम योगदान रहा है। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमको भी कैपिटल के साथ हमको बैंकों से डेट भी उठाना पड़ता है, लोन भी उठाना पड़ता है, और जो कैपिटल और डेट होता है उसको हम बेसिकली कस्टमर्स को ऑनवर्ड लेंडिंग करते हैं। ये बेसिकली सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो काफ़ी सारी बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी NBFCs हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सभी के पास से हम लोगों ने बोरोइंग किया हुआ है। एंड शुरुआत के दिनों में इन सभी लोगों ने हमारे ऊपर फेथ रखा था। हम जब छोटे थे, हमारी जैसे 30-40 करोड़ की बैलेंस शीट थी, उस समय पे फेथ रखा था। और आज भी कहते हुए खुशी मिलती है कि वो सारे के सारे लेंडर्स हमें और फर्दर फंडिंग देते हैं, तो अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, हमारे रीफाइनेंस पार्टनर्स हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, इनका भी काफ़ी साथ रहा है। इन्होंने भी काफ़ी हमें मदद की है, हमें सजेस्ट किया हुआ है। इनके ऑडिट होते हैं, इनके इंस्पेक्शन होते हैं, तो हमें कहते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए, तो उनका भी काफ़ी योगदान रहा है इसमें। और एट द सेम टाइम मैं बोलूँ तो हमारा जो बोर्ड है, जो कंपनी का बोर्ड होता है, वो बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स हैं। कुछ एक जो डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आए हुए हैं, कुछ एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन से आए हैं, कुछ एक जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चला चुके हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो इन सभी लोगों के गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है, मेंटरशिप भी मिलती है, और इन सभी लोगों का योगदान है इस कंपनी को यहाँ तक लेके जाने में। निश्चित है। अभी हाउसिंग फाइनेंस ये जो क्षेत्र है, इसमें और भी सारे बड़े ब्रांड हो सकते हैं, तो इनके सामने आपने किस तरह से परफॉर्म किया या उनके चैलेंजेस जो है वो किस तरह से स्वीकारे? बहुत दुरुस्त कहा आपने, हम अकेले नहीं हैं। अगर हम इसका लैंडस्केप देखें हाउसिंग फाइनेंस का, तो हमारे साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी रहती हैं, जो हमें लोन दी है वो बेसिकली ऑनवर्ड लेंडिंग भी करती हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं, बड़े बड़े NBFCs होते हैं, बड़े बड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होते हैं, और हमारे जैसे हाई ग्रोथ कंपनीज भी वहाँ पे रहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य से देखता हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि हम कम्पीट कैसे करें। अगर हम देखेंगे ना महेश जी, तो भारत इतना विशाल देश है, और भारत की जनसंख्या तो हमें पता ही है 1.5 बिलियन पीपल है, और मेजॉरिटी ऑफ देम उन्हीं एरियाज में जहाँ पे हमारी शाखाएं हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा इसको अलग तरीके से देखेंगे तो इतनी ज़्यादा डिमांड है हाउसिंग की भारत में कि ये सभी लोग मिल के भी इतने बड़े कस्टमर सेगमेंट को एड्रेस नहीं कर पा सकते। 50 वर्ष के ऊपर हो गए हैं हाउसिंग फाइनेंस को इंडिया में रहते हुए। बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, HDFC बनी है, ग्रू बनी है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में हैं हम, तो हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। मगर आज की डेट में भी डिमांड उतनी ही है, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, एस्पिरेशंस है, और खास करके जो लोअर मिडिल इनकम बैकग्राउंड से आते हैं उनके अंदर एक जज्बा होता है, पैशन होता है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मेरी फैमिली को एक अलग लेवल पे लेके जाना है। वो अलग लेवल पे लेके जाने की शुरुआत तब होती है जब आपका खुद का घर होता है। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया रोटी, कपड़ा, मकान, ये इंपॉर्टेंट है। तो रोटी है, कपड़ा है, मकान एक बार आपका एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर आप जीवन में और बहुत सारी चीजें देख सकते हो। तो ये डिमांड मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन काल में या किसी और अगले 5 दशक में भी खत्म होगी। हमें इतना ही देखना है कि हम जो बिजनेस करते हैं
वो पूरी शिद्दत के साथ करें, पैशन के साथ करें, रेगुलेटर के नॉर्म्स के हिसाब से करें, और जो प्रोसेसेस हमने एस्टेब्लिश किए हुए हैं हाउसिंग फाइनेंस में, उसको देखते हुए, उसको पकड़ते हुए आगे चले। अगर हम इतना कर लेते हैं तो कंपटीशन की कोई इतनी तकलीफ नहीं है भारत में। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपकी जो एक टैगलाइन है, स्टार है तो भरोसा है जी, तो क्या अभी आपने कहा कि 5,000 परिवार जो है जुड़ गए हैं, तो किस तरह से उनके जब आप लोग उनसे बात करते हैं तो उनसे किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? तो महेश जी, कैसा है ये संबंध है, ये लोन तो 15 साल की या 20 साल की होती है जनरली कहीं पे भी, मगर हमारे भारतीय कस्टमर्स थोड़ी डिफरेंट होते हैं कि फिर भी लोन समझते हैं, तो लोन जल्दी से जल्दी चुका देनी चाहिए, ऐसे उनके उनका ध्येय होता है। मगर फिर भी आप पकड़ के चलिए कि ये 7 वर्ष तक तो रहते ही हैं हम, तो 7 वर्ष भी बहुत बड़ा काल होता है। तो यहाँ पे इनके साथ रेगुलरली टच बेस रहना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कस्टमर सेगमेंट जिसको हम एड्रेस करते हैं, इनकी बैंकिंग हैबिट इतनी नहीं होती है, तो इनके अंदर बैंकिंग हैबिट डालना, रेगुलरली आप EMI भरोगे तो आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, आपका सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर कैसे आपका बनते जाएगा, और सिबिल स्कोर एक बार बन गया तो आपकी ही लोन और कहीं पे भी ट्रांसफर करके कम ऋण पे भी आप चला सकते हैं, ये हम उनको बताते हैं। रेगुलरली EMI भरने के क्या फायदे होते हैं, ये हम उनको बताते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है सर, मतलब ये 7 वर्ष का संबंध है। ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको पैसा दे दिया, आपने मुझे सर्विस दे दी, हो गया काम खत्म, वैसे नहीं है। तो ये 7 वर्ष में जो कस्टमर जुड़ते हैं वो फिर वो परिवार का हिस्सा ही बन जाते हैं। हमारा जो शाखा का जो मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर जो होता है, वो अपने सारे कस्टमर्स को जानता है। वो महीने में एक बार तो सारे कस्टमर्स से मिल भी लेता है। हम कस्टमर्स को बुलाते भी हैं, हम छोटे छोटे फंक्शंस रखते हैं, उनको बर्थडेज पे विश करते हैं, उनके लाइफ में कोई बड़ा इवेंट हुआ तो वो खुद सामने से बताते हैं कि मेरा बेटा अब यहाँ पे गया है या उसकी यहाँ पे नौकरी की। तो हम बेसिकली उनको एंगेज करके रखते हैं। और 7 वर्ष का अगर हम काल पकड़ के चले ऑन एन एवरेज, तो हर किसी की लाइफ सीधी रेखा में नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ये कस्टमर सेगमेंट में ज्यादा आते हैं क्योंकि अभी ये लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो समय आता है जब वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हैं, तो वहां पे आपके भी कैरेक्टर का टेस्ट होता है, और आपने जो विश्वास व्यक्त किया हुआ है सामने वाले पे, तो उसका भी टेस्ट होता है। तो ये संबंध एस्टेब्लिश होते होते समय लगता है, बट मुझे कहते हुए बहुत खुशी मिलती है कि अभी तक ना तो हमने किसी का विश्वास तोड़ा है, ना ही हमारे कस्टमर्स ने हमारा विश्वास तोड़ा है। तो ये जानते हुए मुझे, ये कहते हुए इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये अभी तक की स्टोरी हमारी बहुत अच्छी रही है, और आशा करता हूं, और मुझे पता है ये कस्टमर सेगमेंट आज की डेट में भी उतना ही सिंपल है, सीधा है। तो कोई इनको हेल्पिंग हैंड अगर दे देता है ना, तो ये कहीं बहुत आगे निकल सकते हैं। तो इसमें पेशेंस की भी जरूरत होती है सर। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए एक स्पेसिफिक डोमेन होता है, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रहता है लोगों का, वही लोग ये काम कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यही मैं आपसे कहूँगा सर। इसका मतलब है कि भरोसा दोनों तरफ से है, ये इसमें दिखाई देता है। जी। अभी आप खुद इस कंपनी के CEO हैं। एक आम आदमी जो होता है, जिस तरह से छोटा बच्चा होता है, जिस तरह से वो उसका पालन पोषण होता है, वो बड़ा हो जाता है। आपने भी इस कंपनी के साथ इतने साल एक एज अ एम्प्लॉय के तरीके से आपने काम किया है, इस कंपनी को बड़ा होते हुए देखा है। आपके बारे में भी बताइए कि आप किस तरह से इस कंपनी से जुड़े और आज यहाँ तक पहुँच पाए। देखिए, मेरा महेश जी एक्सपीरियंस जो रहा है वो मैं खुद एक लोअर मिडिल इनकम बैकग्राउंड से आता हूँ, और वो स्ट्रगल मैंने देखा है मेरी फैमिली में, कि अपना खुद का घर जब होता है तो क्या खुशी मिलती है, और किस हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज होती है। तो वो स्ट्रगल अप क्लोज देखने के बाद मुझे और आइडेंटिफिकेशन होता है ये कस्टमर सेगमेंट से। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज पता चलती है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पता चलती है, इम्पोर्टेंस ऑफ कमिटमेंट ऑफ द पेरेंट्स, कमिटमेंट ऑफ द बोरोवर्स के मेरे को, मेरी फैमिली को आगे लेके जाना है। इसके बारे में आप काफ़ी हद तक रिलेट कर पाते हो। और
इसी सब वैल्यूज ने बेसिकली मेरे को यहाँ पे अट्रैक्ट किया था। मैंने अपना MBA नरसिंह मोंजी से किया हुआ है। 2007 में मैं पास आउट हुआ हूँ। उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। 2007 में पास आउट होने के बाद मैंने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में जॉब किया था। वहाँ पे भी मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ही था। और 2011 से बेसिकली मैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ही कार्यरत हूँ। कंपनीज को देखा हुआ है, बड़ी कंपनीज और बड़ी बनते हुए, बहुत बड़ी कंपनीज को नीचे आते हुए, छोटी कंपनीज को स्केल अप होते हुए, और वो सारी चैलेंजेस को अप क्लोज देखा हुआ है। मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आपको शुरुआत में ये सेक्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आपको आइडेंटिफाई होने में डिफिकल्ट लगता है, बट आपको एक बार आप इस हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में आ गए तो फिर जब आप खुशी देखते हो कस्टमर के फेस पे, जब आप रिस्पांस देखते हो कस्टमर्स का, तो आपको बेसिकली ये सेक्टर पकड़ लेता है। और मेरी भी कहानी यही रही है। मैं इंटरनेशनली स्टेशन था मिडिल ईस्ट में, फिर वहाँ से यहाँ पे आया। मन नहीं लग रहा था, मगर फिर भी जो 1-2 वर्ष मैंने जो खाक छानी भारत की और हाउसिंग फाइनेंस को स्टडी किया, अप क्लोज स्टडी किया, उस समय पे ये हो गया कि एक डिफरेंस बनाना है। अगर मैं भी ये लेवल से यहाँ तक अगर आ सकता हूँ, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द फैमिली। खुद का घर बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तो अगर मैं भी किसी एक कस्टमर या किसी ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, या आज की डेट में बात करें तो हम 10,000 लोगों को घर हाउसिंग फाइनेंस देने का टारगेट रख रहे हैं अगले 2 वर्ष में। तो अगर ये कर सकते हैं तो एक छोटी सी देश सेवा ही होगी। हम सब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रन करते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी एक साइड पे है, मगर ये एक राष्ट्र का कार्य है। और जितनी संस्थाएं आ जाए उतनी कमी है, ये मैं आपको पहले भी कहा था और मैं आज भी कहता हूँ। सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए हुए हैं, खास करके पिछले 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा कदम उठाए हुए हैं। अभी भी अगर आप बजट में अनाउंसमेंट जो आपने सुना होगा, तो उसमें 3 करोड़ और घर बनने की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि हमको और 3 करोड़ घर बनाने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और उसी के तहत 10 लाख करोड़ का आउटले भी इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। और जो सब्सिडी मिलती थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसको वापस से रिस्टार्ट करने का भी प्लान किया हुआ है। तो ये वही आपके मेरे जैसे फैमिलीज को हेल्प करेगा आगे जाके। और जैसे कि मैंने आपको बोला, ये राष्ट्र का कार्य है, जितना आप करोगे उतना आपको भी बेनिफिट मिलेगा और नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प मिलेगा। और हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है साहब के इससे जुड़ी 250 इंडस्ट्रीज होती हैं। वो 250 इंडस्ट्रीज, अगर एक घर बनता है तो 250 इंडस्ट्रीज को बेसिकली वहाँ पे बिजनेस मिलता है। वो 250 इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैं इसको पर्सनल जर्नी और प्रोफेशनल जर्नी में इस रूप से देखता हूँ कि एक अच्छा बिजनेस है, सस्टेनेबल बिजनेस है, और बहुत सारी कंपनियों को आगे आना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगले 50 वर्ष तक अगर 10 HDFCs भी बन जाए तो भी हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है ये हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल, आज हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में कहीं पे स्लैक की स्थिति होने वाली है, ऐसी इस तरह की बातें हो रही है, या जिस तरह से कोरोना का संकट आया था उस तरह एमपॉक्स का भी एक संकट के बारे में बोल रहे हैं। तो इसका सामना कैसे किया जाएगा? देखिए, हमने कोरोना फेज 1 फेज 2 दोनों में एक्सपीरियंस रह चुके हैं। और उस समय पे तो कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो उस समय तो कंपनी के अस्तित्व के ऊपर भी क्वेश्चंस आ गए थे कि हम किस हिसाब से काम कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर आपके लोन की EMI चुकाने में असक्षम रहते, क्योंकि वहाँ पे जॉब उनके पास अवेलेबल, बिजनेस बंद हो जाता है, वो हो गया था, वो प्रॉब्लम थी। लोग बाहर नहीं निकल पाते तो नया बिजनेस नहीं हो सकता था, बैंक्स लोन देना बंद कर दी। तो हमने वो सारा का सारा फेज देखा हुआ है। मैं अभी जो एमपॉक्स या अभी जो ग्लोबल स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, मैं इसको 2 रूप से देखूंगा कि एमपॉक्स की सीवियरिटी मुझे अभी तक पता नहीं है कोरोना की जितनी हुई कि नहीं होगी, बट इतना है कि अगर भारत ने और ये कस्टमर सेगमेंट ने अगर कोरोना झेल लिया है तो एमपॉक्स भी ईश्वर की कृपा से झेल लेगा। हमारी जैसी कंपनीज इनको जो सपोर्ट चाहिए वो सारा का सारा सपोर्ट देने के लिए कटिबद्ध है।
हमारे जो रेगुलेटर्स है आरबीआई, वो भी इस परिदृश्य को देखते ही होंगे और उन्होंने भी कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स रखे ही होंगे। तो हम साथ में मिलकर एज एन इंडस्ट्री इसका सामना करेंगे अगर ये सीवियरिटी होती है, भगवान ना करे कभी हो, तो इसके लिए हम लोग ये, और कंपनी भी अभी थोड़ी बड़ी हो गई है तो कंपनी ये वाले शॉक्स झेलने के लिए सक्षम रहेगी। स्लो डाउन को मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ कि 2008 में भी स्लो डाउन हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस जो ग्लोबली हुआ था, स्लो डाउन उसके बाद भी हुआ था, स्लो डाउन डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी हुआ था, स्लो डाउन जीएसटी के वक्त भी लोग बोल रहे थे, स्लो डाउन कोरोना के वक्त भी बोले थे। बट आप देखोगे ना महेश जी के भारत का अर्थतंत्र है वो खड़ा का खड़ा रहा है, वहां पे उसको इम्पैक्ट इतना नहीं है क्योंकि इंटरनल डिमांड भारत की इतनी स्ट्रांग है कि हम बाहर के ऊपर डिपेंडेंट इतने नहीं रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि स्लो डाउन हो ना हो, भारत की इकोनॉमी, भारत का अर्थतंत्र बढ़ता ही रहेगा और जो इंटरनल डिमांड है हमेशा स्ट्रांग रहेगी। तो इसको अगर मैं कंसिडर करूं तो मुझे नहीं लगता कि स्लो डाउन एज सच कोई अफेक्ट होगा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म डेटा भी देखता हूँ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ग्रोथ का और छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की ग्रोथ का, ये सब स्लो डाउन के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उस समय पे भी डबल डिजिट ग्रोथ था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, और स्लो डाउन नहीं हो तो ये 35-40% प्लस ग्रोथ वाली कंपनी है। तो अगर स्लो डाउन हो भी जाता है तो भी ये 20% से कम तो नहीं होना है। और ये सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एज सच कोई इम्पैक्ट होगा। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई स्लो डाउन होता है या अगर ऐसी कोई इम्पैक्टफुल इवेंट होता है तो सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को यही बोलूंगा और हम भी यही रखेंगे कि जो कस्टमर्स के जो कलेक्शन है, कस्टमर का जो एंगेजमेंट है वो बरकरार रहे। हम उनको हमेशा इनकरेज करें कि आप कुछ भी हो जाए आपकी किश्त मत चूकिए क्योंकि उसमें आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। और अगर उन्होंने वहाँ पे अपनी हैबिट बरकरार रखी तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। तो मेरा यही टेक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से स्टार हाउसिंग फाइनेंस का ये जो सफ़र है इसके बारे में कहा, आपकी खुद की भी जो जर्नी है उसके बारे में आपने बताया, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपको बधाई, आपकी पूरी टीम को भी जिस तरह से मुकाम आपने हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, थैंक यू। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।